वेलकम यू ऑल टू दिस पार्ट ऑफ आवर लेक्चर। हमने कल जहाँ पे छोड़ा था हम उधर से ही उसको टेकअप करेंगे। कल जैसे हम हेक्सेरोलन मॉडल को और इम्परफेक्ट कंपटीशन और इंटरनेशनल ट्रेड को कंपेयर कर रहे थे। उनमें एक ये पॉइंट भी है जो लिंडर ने 1961 में रेज किया था कि एक एक नेशन वो वाली चीज प्रोडक्ट वो वाले प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करेगी, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स फॉर विच ए लार्ज डोमेस्टिक मार्केट एग्जिस्ट। एक नेशन वही मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करेगी जिसके लिए लोकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, यानी एक बहुत बड़ी लोकल मार्केट एग्जिस्ट करती है। तो इसकी वजह ये है कि दीज प्रोडक्ट्स अपील मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। इसी दौरान में जब वो लोकल पॉपुलेशन की डिमांड्स को फुलफिल कर रहे होते हैं, तो दे एक्वायर एक्सपर्टीज, एफिशिएंसी, स्किल्स। तो इससे क्या होता है, देयर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूसेस ड्यू टू स्किल्स एंड एडवांस्ड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। उनकी पर यूनिट कास्ट, और आपको पता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम बात कर रहे हैं, तो वो इम्प्रूव करती है, उनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाती है। तो लोकल पॉपुलेशन की डिमांड फुलफिल करने के साथ साथ जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं वो वर्ल्ड मार्केट में उनको कंपैरेटिव एडवांटेज मिल जाता है ड्यू टू एक्सपेंशन इन द आउटपुट। तो उसको वो एक्सपोर्ट कर देते हैं। जो प्रोडक्ट्स इनके अपने मुल्क में नहीं है और जिनकी डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है और बहुत सो थोड़े लोग हैं, और दोज प्रोडक्ट्स विच अपील टू लो एंड हाई इनकम मिनॉरिटीज, वो इंपोर्ट कर लेते हैं। तो एक ये लिंडर का एक कंक्लूजन था जो हमने। तो ये भी आप देखते होंगे, मसलन आईफोन आप देख लें, या बड़ी जो जापान या अमेरिका जनरल मोटर्स या टोयोटा या इस तरह की, तो वो ऐसे ही प्रोडक्ट्स को लोकली प्रोड्यूस करते हैं जिनके लिए लोकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है। तो अगर लोकल डिमांड को फुलफिल करने के बाद कुछ चीज़ें बच जाती हैं तो वो एक्सपोर्ट कर देंगे। जिस प्रोडक्ट के लिए लोकल डिमांड थोड़ी है, क्या लो इनकम या हाई इनकम के लिए, वो चीज़ें इंपोर्ट कर लेंगे। तो इसमें भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बहुत अमल दखल है। आप देख रहे हैं लिंडर के जो कंक्लूजन, ये हमने कल पढ़ लिया था कि कंपैरेटिव एडवांटेज जो है वो ज़्यादातर डिटरमिन करता है इंटर इंडस्ट्री ट्रेड को, और विद डिसिमिलर फैक्टर इन्वॉल्वमेंट। जबकि इंटर इंडस्ट्री ट्रेड में सिमिलर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को ट्रेड को मॉनिटर करता है, और सिमिलर फैक्टर इन्वॉल्वमेंट्स को ज़्यादातर उसमें रिक्वायर्ड होती है। ये है हमारा फॉर्मल मॉडल ऑफ इंटर इंडस्ट्री ट्रेड, यानी ट्रेड विद डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स या डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स की ट्रेड। तो इसमें आप देख रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो ये भी इम्परफेक्ट कंपटीशन है। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है आपको पता है, कुछ फर्म्स होती हैं, न बहुत ज़्यादा न बहुत थोड़ी, लेकिन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप देख रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू और डिमांड कर्व। मार्जिनल रेवेन्यू इज लाइंग बिलो द डिमांड कर्व। उसकी वजह ये है कि आपने अगर एडिशनल आउटपुट बेचनी है, आपको पता है मोनोपोली के अंदर भी ऐसा ही होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी ऐसा ही होता है कि आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो डिमांड कर्व से या प्राइस लाइन से नीचे लाई करता है। तो आप देख रहे हैं ये प्रोडक्शन एंड प्राइसिंग अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो ये क्यों, कोई भी जब दो चार फर्म्स हैं या पाँच दस फर्म्स हैं, तो वो ऑलमोस्ट होमोजीनियस या थोड़ी बहुत डिफरेंशिएशन ला के वो बना रहे हैं। हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बात कर रहे हैं तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास डी है जो डिमांड और प्राइस को शो करता है, मार्जिनल रेवेन्यू है वो लेस देन डिमांड या प्राइस लाइन है, मार्जिनल कास्ट आप देख रहे हैं, एवरेज कास्ट भी आप देख रहे हैं।
इनको मैं आगे चल के एक्सप्लेन करता हूँ। तो मार्जिनल रेवेन्यू ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मोनोपोली के अंदर भी ये सारी माइक्रो में आपने चीज़ें कवर की हुई हैं। मार्जिनल रेवेन्यू क्यों कम होता है एज कम्पेयर टू प्राइस या डिमांड? उसकी वजह ये है कि आपने अगर एडिशनल आउटपुट बेचनी है तो आपको पिछले सारे यूनिट्स ऑफ आउटपुट पे प्राइस कम करना पड़ती है। तो आपका जो एडिशनल रेवेन्यू है वो कम होता है एज कंपेयर टू प्राइस। ये आप देख सकते हैं, marginal revenue is less than price as firm must lower price on all units of the commodity if it wants to increase sales। अगर उसने सेल्स बढ़ानी है तो उसको पिछले यूनिट्स पे भी प्राइस कम करनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं दो के ऊपर प्राइस अगर 4 से ज्यादा है तो अ, आप कह लें 4.5, तो 9 या 9 रुपीज उसका टोटल रेवेन्यू, 3 पे उसका टोटल रेवेन्यू है 12। अब देखिए एक और यूनिट बढ़ाने के लिए प्राइस तो है $4 पर यूनिट, लेकिन टोटल रेवेन्यू कितना हुआ है 12। तो एक और यूनिट बेचने के लिए, बेचने की वजह से उसके रेवेन्यू में जो इंक्रीज हुआ है वो सिर्फ 3 यूनिट्स है, $3 हैं। तो इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू लाइज बिलो द प्राइस लाइन या डिमांड कर्व। इसी तरह से आप देख रहे हैं एवरेज कॉस्ट कर्व और मार्जिनल कॉस्ट कर्व, वो भी अभी डिक्लाइन कर रहे हैं। मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट ई पॉइंट के ऊपर आपस में एक दूसरे के बराबर हो रहे हैं, तो ये सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन होगा, आपने पढ़ा हुआ है मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट। तो जो फर्म की एवरेज कास्ट है आप देख रहे हैं जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कास्ट बराबर हो रहे हैं ई पॉइंट, इसको आप ऊपर ले जाएं प्राइस लाइन तक, तो ये जो एवरेज कास्ट है स्टिल डिक्लाइन कर रही है। और उसकी वजह ये है कि मार्जिनल कास्ट इज लाइंग बिलो द एवरेज कास्ट। तो एवरेज कास्ट उस वक्त तक डिक्लाइन करती रहेगी जब तक मार्जिनल कास्ट एवरेज कास्ट को कट नहीं कर लेती। तो ई पॉइंट ये बेस्ट लेवल ऑफ आउटपुट डिटरमिन करने में आपको हेल्प करेगा, यानी 3 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। लेकिन प्राइस क्या होगी? आप इसको ऊपर प्राइस लाइन जो ए पॉइंट है, प्राइस होगी 4, लेकिन आपकी आउटपुट कितनी होनी है? वो होनी है 3 यूनिट्स। तो आप देख रहे हैं एक तो एवरेज कास्ट इज डिक्लाइनिंग क्योंकि द फर्म प्रोड्यूसेस वन ऑफ ए फ्यू वैरायटीज ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो एवरेज कास्ट अभी भी डिक्लाइन इस वजह से कर रही है कि जो फर्म है वो कुछ वैरायटीज, जो ये प्रोडक्ट आपके सामने डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो वो कुछ वैरायटीज बना रही है। और इसको ये जैसे जैसे एक्सपैंड करेगी, इसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल या इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल या इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट होगा। तो आप देख रहे हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू कट्स मार्जिनल कास्ट वेयर इट इज स्टिल डिक्लाइनिंग। तो आप देख रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कास्ट को उस पॉइंट पे कट कर रहा है जहाँ पे ये अभी भी कम हो रहा है। और आप ऊपर जाएं तो जो प्राइस लाइन और एवरेज कास्ट है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर टेंजेंट है, यानी प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कास्ट। तो बेस्ट लेवल इज क्वांटिटी इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कास्ट के बराबर है। एट पी इक्वल टू 4, तो यहाँ पे फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। जब नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो क्या होगा? न्यू फर्म्स विल बी अट्रैक्टेड इन द लॉन्ग रन, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट है तो नई फर्म्स लॉन्ग रन के अंदर और फर्म्स आएंगी, कोशिश करेंगी एंट्री की इस इंडस्ट्री में। तो फिर क्या होगा? आपने लॉन्ग रन के अंदर पढ़ा हुआ है कि जब नई फर्म्स आती हैं तो प्रॉफिट इज एलिमिनेटेड। तो लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास प्राइसिंग स्ट्रेटजी और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स वो कैसे शेप होता है। अब इससे आगे चलें तो ये आप देख सकते हैं इसी फिगर के साथ रेलेवेंट है। अब आप फर्ज करें
कि नेशन वन लेबर अबंडेंट है और एक्स प्रोडक्ट वो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट है। नेशन टू ये कैपिटल अबंडेंट है और जो कैपिटल वाई है वो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट है। अगर हम हेक्सरोलन थ्योरी को देखें तो अगर इफ एक्स एंड वाई आर होमोजीनियस, ये शायद होमोजीनियस के स्पेलिंग गलत ना हो तो आप इसको माइंड ना करें, ये मैं ठीक भी कर लूंगा, लेकिन बहरहाल एक्स और वाई होमोजीनियस हैं तो जो नेशन वन है इट विल एक्सपोर्ट एक्स एंड नेशन टू विल एक्सपोर्ट वाई। तो इसको हम बोलते हैं इंटर इंडस्ट्री ट्रेड बेस्ड ऑन कंपैरेटिव एडवांटेज। तो आपने देखा है क्योंकि नेशन वन लेबर अबंडेंट है, एक्स इनको सस्ता पड़ेगा, वाई नेशन टू कैपिटल अबंडेंट है, वाई उनको सस्ता पड़ेगा। तो ये दोनों ये मिलते जुलते प्रोडक्ट्स हैं, एक्स एंड वाई आर होमोजीनियस। तो ये आपस में एक दूसरे को आपस में ट्रेड में इन्वॉल्व होंगे। इसको हम ये वही वाला कंसेप्ट है जो कंपैरेटिव एडवांटेज की बेसिस पे हमने इंटर इंडस्ट्री के हवाले से हमने बात की थी। हाँ, अब अगर एक्स और वाई की मुख्तलिफ वैरायटीज हैं, दे आर डिफरेंशिएटेड, तो फिर क्या होगा? क्योंकि आप देख रहे हैं जो नेशन वन है वो लेबर अबंडेंट है और एक्स लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट है। तो नेशन वन अब भी एक्स ही बनाएगी ज्यादा। नेशन वन विल स्टिल बी द नेट एक्सपोर्टर ऑफ एक्स, यानी इंटर इंडस्ट्री एक्स एक्सपोर्ट करेगी, वाई इंपोर्ट करेगी, बट लेकिन साथ में इट विल आल्सो इंपोर्ट सम वैरायटीज ऑफ एक्स एंड एक्सपोर्ट सम वैरायटीज ऑफ वाई, जिसको हम बोलते हैं इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड बेस्ड ऑन इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आप देख रहे हैं जैसे आप ऊपर ग्राफ को भी देखें तो चूंकि ये जितने ऊपर वाला जो आपने ग्राफ देखा उसमें हमने बात भी यही की है कि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं और बहुत सारी फर्म्स हो सकती हैं, लेकिन नेशन वन के अंदर जो एक्स की प्रोडक्शन तो ज्यादा होगी, लेकिन उसकी कुछ वैरायटीज एक्सपोर्ट होने के साथ साथ ये नेशन कुछ वैरायटीज ऑफ एक्स इंपोर्ट भी कर रही होगी और साथ में वाई की कुछ वैरायटीज भी एक्सपोर्ट कर रही होगी। तो जब प्रोडक्ट्स होमोजीनियस होते हैं तो देर इज द चांस और prospects of only inter industry trade, and when differentiated, जब differentiated हूँ तो फिर दोनों तरह के चांसेस हैं ट्रेड होने के, यानी इंटर इंडस्ट्री और इंटर इंडस्ट्री ट्रेड के। तो जैसे आप ऊपर देख रहे हैं एक्स का नेट एक्सपोर्टर है, एक्स दे के वाई ले रहा है, लेकिन साथ में एक्स की कुछ वैरायटीज इंपोर्ट भी कर रहा है और साथ में वाई की कुछ वैरायटीज एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो ये एक्सप्लेन करता है दो डिफरेंट पैटर्न ऑफ ट्रेड को, यानी इंटर इंडस्ट्री और इंटर इंडस्ट्री ट्रेड। एक और उसी से मिलता जुलता मॉडल है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, एक नेक्स्ट अदर वर्जन है। इसको करके हम शायद खत्म कर दें या देखते हैं और आगे क्या चलता है। तो ये भी उसी से मिलता जुलता एक मॉडल है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को दूसरे एंगल से शो करने के लिए या उसको एक्सप्लेन करने के लिए। आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे नंबर ऑफ फर्म्स हैं और वर्टिकल एक्सिस पे प्राइस है और एवरेज कास्ट है। तो आप देख सकते हैं एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पी कर्व है और एक अपवर्ड स्लोपिंग कॉस्ट सी कर्व है। पी को आप कह सकते हैं प्राइस और सी को आप कह सकते हैं कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ रही हैं प्राइस लेवल डिक्लाइन कर रहा है, और आपको पता है जैसे जैसे नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ेंगी कंपटीशन बढ़ेगा तो प्राइसेस विल गो डाउन, वो डिक्लाइन होंगी। तो ये और हम भी यही देख रहे हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ज़्यादा हो और इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड की वजह से क्या चांसेस हो सकते हैं ट्रेड के ऊपर, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो दूसरी तरफ जो सी है वो अपवर्ड स्लोपिंग है। तो जैसे फर्म साइज बढ़ता है, नंबर ऑफ फर्म्स, फर्म साइज नहीं है ये, नंबर ऑफ फर्म्स हैं, तो
उनकी एवरेज कास्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री आउटपुट वो इंक्रीज कर रही है। और ये भी इंट्यूटिव है, आप सोच सकते हैं। उसकी वजह ये है कि आपने ये भी इकानमीज ऑफ स्केल के साथ रेलेवेंट है कि नंबर ऑफ फर्म्स आप बढ़ाएं या एक फर्म अपनी आउटपुट को बढ़ाए। ये दो डिफरेंट चीजें हैं। नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ेंगी तो जो एवरेज कास्ट है वो बढ़ेगी, लेकिन नंबर ऑफ फर्म्स कम होंगी तो आउटपुट लेवल, इंडस्ट्री आउटपुट वो बढ़ेगी, तो पर यूनिट कास्ट जो है वो कम होती है, जिसको हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोल रहे हैं, बोलते आ रहे हैं शुरू से। तो प्राइस कर्व जो है उसका नेगेटिव रिलेशनशिप है विद नंबर ऑफ फर्म्स के साथ। और जो कास्ट कर्व है ये है एवरेज कास्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री आउटपुट बाय डिफरेंट नंबर ऑफ फर्म्स। वो आप देख रहे हैं वो इंक्रीज करता है। अगर नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ेंगी, एक ही चीज बनाने में बहुत सारी फर्म्स आ जाएंगी, तो उनकी पर यूनिट कास्ट जो है और इंडस्ट्री की आउटपुट की पर यूनिट कास्ट वो ज्यादा होगी। और इसके दूसरा, ये डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो नहीं है, लेकिन ये डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। अब बहुत सारी फर्म, कोई 10 जूते बना रहा है, कोई 15 जूते बना रहा है, कोई 20, और इसको आप कंपेयर करें कि दो चार फर्म्स ही मिल के पूरी इंडस्ट्री के आउटपुट बनाना शुरू कर दें, तो उनकी कास्ट को क्या होगा। आप देखें, जो इक्विलिब्रियम है वो ई पॉइंट के ऊपर है, इसके ऊपर ब्रेक इवन हो रहा है। यानी जो टोटल कास्ट है और टोटल रेवेन्यू वो बराबर है, क्योंकि आप देख सकते हैं प्राइस $3 है और 300 फर्म्स, और उनकी पर यूनिट कास्ट कितनी है, वो भी $3 है। तो यहाँ पे उनको प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं है। तो ब्रेक इवन पॉइंट है, यहाँ से प्रॉफिट आना शुरू होगा। अब अगर एफ पॉइंट के ऊपर आप देखें तो प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज कास्ट। तो क्या है, यहाँ पे जो कास्ट है वो दो डॉलर है और प्राइस है $4। तो प्रॉफिट आ रहा है बहुत ज्यादा। तो इससे क्या होगा, मोर प्रॉफिट विल अट्रैक्ट न्यू फर्म्स। नई फर्म्स इंडस्ट्री में आएंगी, और आप देख रहे हैं जब नई फर्म इंडस्ट्री में आएंगी तो क्या होगा, दो तरह के इफेक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं। ये बहुत अच्छा ग्राफ है, आपकी बेसिक इकोनॉमिक्स को चैलेंज करता है। आपने कितनी अच्छी इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है। तो दो इम्पैक्ट्स हो रहे हैं। अगर प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज कास्ट एट एफ पॉइंट, तो क्या होगा, जो बहुत सारी दूसरी फर्म्स वो भी अट्रैक्ट होंगी टुवर्ड्स दिस इंडस्ट्री। वो जब इस इंडस्ट्री में आएंगी तो दो तरह के इम्पैक्ट्स ये होंगे कि एक तो प्राइस कंपटीशन बढ़ेगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आपके सामने है, कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ने का मतलब क्या है, प्राइस विल गो डाउन। हाँ, लेकिन जब नई फर्म मार्केट के अंदर आ रही है तो कुछ फर्म्स का मार्केट शेयर कम होगा, उनकी आउटपुट कम होगी, और ये जो नई फर्म आ रही है उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन वो इंक्रीज करेगी। तो जो एवरेज कास्ट है वो जी से ई पे चली जाएगी। तो दोबारा क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम की तरफ चले जाएंगे आप। तो प्राइस कम हो जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी। और इसके अगेंस्ट अगर आप पॉइंट एच को देखें तो यहाँ पे क्या है, नुकसान हो रहा है। पॉइंट एच पे क्या है, प्राइस कितनी है और कॉस्ट। तो प्राइस है, आप इसको इधर ई ई प्राइम जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है, प्राइस है $2 लेकिन कास्ट है $4। नुकसान है, तो फर्म्स विल लीव, दे विल बी फोर्स टू लीव द इंडस्ट्री। जब वो इंडस्ट्री को लीव करेंगी तो क्या होगा, फिर दो इम्पैक्ट्स आपके सामने हैं। एक तो प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी, सप्लाई कम हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ से जो, जब एक फर्म जा रही है तो शायद वो अपना वो बेच दें या मर्जर हो जाए। वो कहें यार हम जा रहे हैं तो किसी अच्छी बड़ी फर्म को वो अपना सारा जो इंडोमेंट्स हैं वो दे के चले जाएं, तो वो एक्वायर कर लें, मर्जर हो जाए। तो उससे फिर क्या होगा, जो एवरेज कास्ट है वो डिक्लाइन करेगी। तो उसकी वजह से ये दोबारा जो इक्विलिब्रियम है वो ई पॉइंट पे आ जाएगा। अब आप देखें, जैसे हमने कहा कि ये डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं,
और ट्रेड ओपन हो जाती है। इफ ट्रेड ओपन्स और एक्सपैंड्स, तो क्या होगा जब ट्रेड ओपन होगी या एक्सपैंड करेगी, तो ये वाली नेशन विल बिकम पार्ट ऑफ ए मच लार्जर इंटीग्रेटेड वर्ल्ड मार्केट। इनको वर्ल्ड मार्केट के डिफरेंट डायनामिक्स का अंदाजा होगा, इनको पता चलेगा कि वर्ल्ड मार्केट में क्या हालात हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, चीज़ों को कैसे बनाना है, सेल करना है। तो इनको एक्सपीरियंस होगा। फर्म्स इन ईच नेशन स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ ए स्मॉलर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। तो अब इतनी ज़्यादा फर्म्स की बजाय वो कहेंगे कि हम थोड़े प्रोडक्ट्स बना लें लेकिन स्पेशलाइज्ड बना लेते हैं, और छोटे-छोटे, तो हर नेशन में दे विल स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ ए स्मॉलर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। जब वो स्पेशलाइज करेंगे तो क्या होगा, उनकी जो एवरेज कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। तो उनकी कास्ट, जब ये वर्ल्ड मार्केट में जाएंगे, लर्निंग बाय डूइंग या स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएंगे, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की तरफ जाएंगे, प्रोडक्ट्स में छोटे छोटे प्रोडक्ट्स के ऊपर वो काम करेंगे, तो फिर क्या होगा, उनकी जो एवरेज कास्ट है वो सी की बजाय सी प्राइम पे आ जाएगी। अब देख सकते हैं आप, 400 फर्म्स ई प्राइम के ऊपर ऑपरेट करेंगी, तो प्राइसेस भी कम हो जाएंगी और कास्ट भी कम होगी। तो इससे क्या होगा, नेशंस विल बेनिफिट फ्रॉम द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, वो पॉसिबल होगी। एक इस नेशन वन या नेशन टू जो भी है, एक पार्ट ये बना रहे होंगे, दूसरा पार्ट दूसरी नेशन बना रही होगी, तो आपस में ट्रेड करेंगे तो बेनिफिट होने के चांसेस हैं। इसके बाद ये की करेक्टरिस्टिक्स हैं, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, थोड़ा बहुत और इनको इलेबोरेट किया हुआ है। मैंने कल आपको बताया था कि शायद ये रेपिटेशन भी ना हो जाए, मुझे लगता है। लेकिन आप बहरहाल, इंटर इंटर इंडस्ट्री ट्रेड जो हेक्सरोलन थ्योरम के ऊपर बेस करती है, वो कंपैरेटिव एडवांटेज को कंसीडर करती है, जबकि इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड में क्या होता है, प्री ट्रेड रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस में नो लॉन्गर एक्यूरेटली प्रिडिक्ट द पैटर्न ऑफ ट्रेड। हमने शायद ये पहले भी पढ़ा हुआ है। हाँ, ये भी हमने पढ़ा है, आप इसको भी देख सकते हैं। तो इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड ये ज़्यादातर उन नेशंस में होती है who have similar tastes and income levels. So most of the trade between developed and developing countries is inter-industry, and increasing proportion of trade among industrial countries is intra-industry trade. जो बड़े मुल्क हैं, डेवलप्ड नेशंस हैं, उनके दरमियान ज़्यादातर इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड होती है, जबकि जो छोटे मुल्क हैं, डेवलपिंग कंट्रीज, उनके दरमियान आमतौर पे इंटर इंडस्ट्री ट्रेड होती है, और वो बेस करती है ऑन कंपैरेटिव एडवांटेज। इसी तरह से ट्रेड बेस्ड ऑन डायनामिक टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस, और ये क्या है कि अगर प्रोडक्ट्स के अंदर चेंजेस आती हैं तो ट्रेड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ट्रेड गेन्स को क्या होगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे होगी। तो ये मॉडल दिया था वर्नॉन ने 1966 में, प्रोडक्ट साइकिल मॉडल। इसमें क्या होता है कि जो बड़े मुल्क हैं या एडवांस्ड कंट्रीज हैं या जिनके पास स्किल्ड लेबर है, वो एक प्रोडक्ट डेवलप करते हैं और उसको इंट्रोड्यूस करते हैं इन दी मार्केट। और जब वो पहली दफ़ा बना रहे हैं और वो ही उसके सोल प्रोड्यूसर्स हैं, सोल प्रोप्राइटर हैं, सोल सेलर्स हैं, तो दे हैव ए मोनोपोली। लेकिन वो टेम्परेरी है। जब पहली दफ़ा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है तो उनको मोनोपोली होगी, लेकिन जब मार्केट में आएगा, लोग उसको देखेंगे, इमिटेट करेंगे, उसकी कापियाँ बनाएंगे, तो उनकी जो जो ओरिजिनल या जेन्युइन डेवलपर है, उसकी मोनोपोली खत्म हो जाएगी कुछ अरसे बाद। जब पहली दफ़ा इसको बनाते हैं किसी भी प्रोडक्ट को,
तो आपको पता है हाईली स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड। लेकिन जब ये प्रोडक्ट मैच्योर हो जाता है और लोगों के दरमियान इसकी एक्सेप्टेंस आ जाती है, तो इट बिकम्स स्टैंडर्डाइज्ड। आप देखते हैं ये जो ब्रांड्स होते हैं तो स्टैंडर्डाइज्ड हो जाते हैं। शुरू में हिट एंड ट्रायल और लोग, तो जब लोग एक पॉइंट पे आ जाते हैं कि हाँ जी ये सबसे अच्छा है, तो फिर जो कंपनीज हैं या फर्म्स हैं वो एक ही तरह का प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देती हैं। जब एक ही तरह का प्रोडक्ट बनेगा तो फिर जो वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, वो एक ही तरह का प्रोडक्ट बनाते बनाते क्या हो जाएंगे, उनको स्किल हो जाएगी। हाँ, लेकिन जब वो मार्केट में आ जाएगा तो इट कैन नाउ बी प्रोड्यूस्ड बाय लेस स्किल्ड लेबर। अब उस प्रोडक्ट को बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो जब कॉमन हो जाती है, वाइड स्प्रेड हो जाती है, तो इसकी प्रोडक्शन विल स्प्रेड टू अदर नेशंस एज वेल। तो आप देख सकते हैं मोबाइल फोन की प्रोडक्शन अगर कहीं पे हुई है तो उसका बाकी लोगों को पता चला, तो पाकिस्तान में भी उसके बनाने के लिए लोग उठ खड़े हुए, कुछ कंपनीज ने बनाना शुरू कर दिया। तो जब शुरू में आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं किसी को नहीं पता होता, लेकिन जब वो वाइड स्प्रेड हो जाता है, लोगों के अंदर आ जाता है, ट्रेड हो जाती है, तो फिर उसको बनाने के लिए इतनी स्किल्ड लेबर नहीं चाहिए होती और वो बाकी नेशंस में स्प्रेड हो जाता है। इससे फिर क्या होता है? इससे फिर कंपैरेटिव एडवांटेज के ऊपर भी असर पड़ता है। तो कंपैरेटिव एडवांटेज शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम द ओरिजिनल डेवलपर, जिसने पहली दफा उस प्रोडक्ट को बनाया था, फ्रॉम ओरिजिनल डेवलपर टू लेस एडवांस्ड नेशंस विद चीप लेबर। शुरू में तो स्किल लेबर चाहिए थी उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, लेकिन जब प्रोडक्ट किसी डेवलपिंग कंट्री में या चीप लेबर वाले मुल्क में आ गया, तो उन्होंने उसको देख देख के बनाने, इमिटेट करना शुरू कर दिया, कॉपी करना शुरू कर दिया। तो उनके लिए अब उनको सस्ती लेबर से वो प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो सस्ता होगा, जो ओरिजिनल डेवलपर है उनकी लेबर तो महंगी होगी। तो इसलिए जो कंपैरेटिव एडवांटेज है, इट विल शिफ्ट फ्रॉम हाईली स्किल्ड लेबर वाले मुल्क से जिसने पहली दफा इसको बनाया था, इट विल मूव टुवर्ड्स द लेस स्किल्ड और डेवलपिंग नेशन, लेस स्किल्ड लेबर विद विद इन ए डेवलपिंग कंट्री। तो जैसे जैसे हमने मैंने शुरू में भी बताया कि जब प्रोडक्शन बिकम स्टैंडर्डाइज, द ओरिजिनल इंट्रोड्यूसर ऑफ द प्रोडक्ट लॉसेस इट्स टेक्नोलॉजिकली बेस्ड कंपैरेटिव एडवांटेज। तो जो जेन्युइन प्रोड्यूसर है, जो पहली दफा बनाने वाला है, उसका टेक्नोलॉजिकल कंपैरेटिव एडवांटेज, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी उसने ही डेवलप की थी, लेकिन जब दूसरे लोगों को पता चल गया तो फिर उसका कंपैरेटिव एडवांटेज लॉस कर जाएगा। तो जो दूसरा मुल्क है वो उसको बनाना शुरू कर देगा। इसकी एग्जांपल है वर्ल्ड वॉर टू के अंदर यूएस ने रेडियो मैन्युफैक्चरिंग की थी वर्ल्ड वॉर टू के बाद, और उसमें उन्होंने वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया। तो जापान ने उसको इमिटेट किया, और फिर जो कंपैरेटिव एडवांटेज है, इट शिफ्टेड फ्रॉम यूएस टू जापान। यूएस ने दोबारा अंगड़ाई ली और उन्होंने देखा कि हमारी मार्केट तो सुकड़ रही है और हमारा जो असल चीज थी वो जापान के हाथ में चली गई है। तो उन्होंने एक और इनोवेशन डाली, उन्होंने ट्रांजिस्टर रेडियोस का बनाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने रिकैप्चर कर लिया। जब ये ट्रांजिस्टर रेडियोज आए, अब देखिए इनको टेक्नोलॉजिकल कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल हुआ, और इसके लिए ट्रांजिस्टर रेडियोज बनाने के लिए हाईली स्किल्ड लेबर चाहिए थी। लेकिन जब ये मार्केट में आए, जापानियों के पास गए, तो इन्होंने इसके अंदर भी अपना कमाल और फन का मुजाहरा करते हुए अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। इन्होंने सस्ता रेडियो बनाना शुरू कर दिया यूजिंग ट्रांजिस्टर्स। तो अमेरिका की मार्केट यहाँ पे फिर लूज कर गई और जापान डोमिनेट कर गया। हालांकि यूएस जो था वो इन्वेंटर था। इसके बाद फिर यूएस ने दोबारा अपनी मार्केट कैप्चर की बाय इंट्रोड्यूसिंग एन अदर टेक्नोलॉजी, और वो थी प्रिंटेड सर्किट्स। आप ये सुनते हैं इंटीग्रेटेड आईसीज। आईसीज का यूज करके उन्होंने रेडियोस बनाने शुरू कर दिए। तो फिर इनको मार्केट में एडवांटेज हासिल हो गया, कंपैरेटिव एडवांटेज। तो जो जापान है वो आप पीछे चला गया। तो इसके बाद अभी तक वो
इसमें यूएस को कंपैरेटिव एडवांटेज है, ये कब तक चलता है इसका हमें नहीं पता। तो प्रोडक्ट साइकिल की ये 5 स्टेजेस हैं। इसके बाद हम खत्म कर रहे हैं स्टेज 1, स्टेज 2, 3, 4, 5। ये जो प्रोडक्ट साइकिल मॉडल है 5 स्टेजेस में ही ये मूव करता है। जो स्टेज फर्स्ट है वो प्रोडक्ट लॉन्च आप कह सकते हैं। प्रोडक्ट की लॉन्चिंग हो रही है स्टेज फर्स्ट में, आप देख रहे हैं ओ से ए तक या 0 से ए तक प्रोडक्ट की लॉन्चिंग है या ग्रोथ है। और आप देख सकते हैं ये कंजम्पशन हो रही है 0 से ए तक, इस प्रोडक्ट की कंजम्पशन हो रही है, तो प्रोडक्ट ग्रो कर रहा है। प्रोडक्ट ग्रोथ फेज भी हम इसको बोलते हैं। स्टेज 2 के अंदर क्या होता है, ये ग्रो, इसकी कंजम्पशन ग्रो करती करती क्या होता है, हमने पीछे भी पढ़ा था, इनको एक्सपर्टीज होती है, स्पेशलाइज करते हैं, प्रोडक्शन ज्यादा होती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल होती है, तो क्या होता है ये जो जो इसका ओरिजिनल डेवलपर है वो इसकी एक्सपोर्ट्स भी शुरू कर देगा। आप देखिए इनोवेटिंग कंट्री ऊपर है, इमिटेटिंग कंट्री नीचे है। जब ये एक्सपोर्ट करेगा ए से बी तक, आप देख सकते हैं इसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं ए से बी तक, और जो इमिटेटिंग कंट्री है उसकी इंपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं। इसको हम बोलते हैं मेच्योरिटी। ये जो सेकंड से थर्ड आप कह लें, ये जो दोनों स्टेजेस हैं। पहली स्टेज तो है प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन फेज, दूसरी स्टेज है प्रोडक्ट ग्रोथ फेज। दूसरी स्टेज में प्रोडक्ट की ग्रोथ हो रही है, प्रोडक्ट ग्रोथ फेज। तीसरी स्टेज है प्रोडक्ट मेच्योरिटी या स्टैंडर्डाइजेशन। तीसरी स्टेज के अंदर प्रोडक्ट मेच्योर होता है, और आप देख रहे हैं तीसरी स्टेज के बाद एक्सपोर्ट्स तो बढ़ी हैं, लेकिन तीसरी के अंदर ही एक्सपोर्ट्स कम होना शुरू हो गई हैं। और दूसरी उसकी वजह यह है कि जो कंट्री इंपोर्ट कर रहा था उसने इमिटेशन शुरू कर दी है। सी पॉइंट आप देख सकते हैं, ये प्रोडक्ट बिल्कुल मेच्योर कर गया है, स्टैंडर्डाइज्ड हो गया है, अब इसमें और कोई फर्दर चेंजेस नहीं हो सकती। तो अब यही प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट ने मार्केट के